नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जेईई मेंस नीट यूजी प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में की जाएगी आयोजित। परीक्षा केंद्रों में की गई बढ़ोतरी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा, परीक्षा केंद्रों पर कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए हैं इंतजाम। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य। विधानसभा में कल पेश किया जाएगा राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.30% हुई। राज्य में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 100 और नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर हुई 72.50%। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अगले महीने होने वाली मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस और राष्ट्रीय पात्रता और स्नातक स्तर की प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या काफ़ी बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या जेईई मेंस के लिए 570 से बढ़ाकर 660 और नीट यूजी को 2020 के लिए 546 से बढ़ाकर 3843 कर दिया गया है। इसके अलावा जेईई मेंस के लिए पारियों की संख्या भी 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि इस साल करीब 8.5 लाख परीक्षार्थियों ने जेईई मेंस के लिए लगभग 16 लाख नीट यूजी के लिए पंजीकरण कराया है। जेईई मेंस परीक्षा आगामी 1 सितंबर से शुरू होगा। यूजी के तहत सितंबर को आयोजित की जाने वाली ये परीक्षा होगी। उधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक विनीत जोशी ने दूरदर्शन को बताया कि परीक्षा केंद्रों में कोविड दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है कि जो बच्चे परीक्षा केंद्र पे एकत्र होते हैं परीक्षा शुरू होने के पहले या परीक्षा ख़त्म होने के बाद, उसको भी प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए। शुरू होने के पहले के समय हमने ये करा है कि बच्चों को स्टैगर्ड टाइमिंग दी है। अगर किसी सेंटर में मान लीजिए 150 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि सब 150 बच्चों को एक ही समय दे दिया गया हो। उनको हम लोगों ने 30 मिनट 40 मिनट के अंतराल के बाद एक एक ग्रुप को बना करके बुलाया हुआ है। और जब वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे उसके बाहर एक उनको जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस 2 मीटर का करीब 2 मीटर की दूरी बना करके 2 गज दूरी रखने की बात करी गई है, उस दूरी के हिसाब से उस सेंटर के बाहर वहाँ पे मार्किंग होगी, वहाँ गोले लगे होंगे, उस पे बच्चों को खड़े होने को बोला जाएगा। वहाँ पे क्यू मैनेजर होंगे जो कि बच्चों को एक तरतीब से बैठाएंगे। इस सब के आउटर कॉर्डन में जहाँ पे मान लीजिए अभिभावक आते हैं अपने बच्चों को छोड़ते हैं, वहाँ पे इस बात की व्यवस्था करी जाएगी कि जो गाड़ी में आ रहे हैं, रिक्शा में आ रहे हैं या ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं, वो रुके नहीं और छोड़ करके तुरंत चले जाएं। छात्र की सुरक्षा हमारे लिए पहली बात है और उसके बाद उसकी शिक्षा दूसरा महत्वपूर्ण बात है। तो गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हम लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे जैसे उनके सुझाव मिलते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग ये आगे की रणनीति को बनाते रहें। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने और आर्टिकल 371H में जरूरी संशोधन के जरिए राज्य के जनजातीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रदेश के जनजातीय लोगों के परंपरागत कानूनों और मान्यताओं को बनाए रखने और जनजातीय परंपराओं के अनुसार ही सिविल और क्रिमिनल न्यायिक व्यवस्था तय करने की व्यवस्था की प्रावधान है। इसके साथ ही इस संशोधन प्रस्ताव में राज्य के लोगों के लिए जमीन और अपने संशोधनों के मालिकाना हक को सुनिश्चित करवाना शामिल है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री की पहल पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की अध्यक्षता में सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों और विधि विशेषज्ञों की एक बैठक हुई थी, जिसमें राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। इससे पहले मंगलवार को ईटानगर में एक संवाददाता सम्मेलन में गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने भी कहा था कि राज्य कैबिनेट ने इस
आशय का एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराने का निर्णय लिया है, जिसे लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप केंद्र के पास भेजा जाएगा। हाल ही में मौन और पटकाई ऑटोनॉमस काउंसिल बनाने की कुछ संगठनों की मांग के बाद प्रदेश के कई अन्य संगठनों ने राज्य को छठी अनुसूची में शामिल कराने के लिए सरकार से अपील की थी। उधर कोविड-19 के नए दिशा निर्देशों के कारण आज विधानसभा भवन में कार्यरत कर्मचारियों और ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों के कोविड-19 टेस्ट किए गए। विधानसभा अध्यक्ष पीटी सोना ने कहा है कि कोविड दिशा निर्देशों के अनुरूप विधायकों की भी एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही किसी को प्रवेश दिया जाएगा। जब असेंबली सेशन होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों का आना जाना और बहुत सारे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, फिर हमारा विधायक है, फिर ऑफिसर्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का बात है, वो तो सबको पता है। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि कम से कम जमावार हो असेंबली के सेशन में। और हमने ये भी तय किया है कि सारे हमारे विधायक का भी रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, जस्ट टू ascertain whether they are having any kind of infection। उसके बाद बाकी जो विजिटर्स होगा उनके लिए भी ऐसा अपना तरीका है। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट दे विल टेक केयर ऑफ इट, सो दैट हमारा यही कोशिश होगा कि कम से कम रिस्क में हमारा ये असेंबली सेशन अच्छा से ख़त्म हो जाए। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू ने राज्य सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए राज्य को छठी अनुसूची में शामिल कराने और आर्टिकल 371H में जरूरी संसाधनों में के लिए प्रस्ताव लाए जाने का समर्थन किया है। उल्लेखनीय है कि कल विधानसभा में सरकार इस आशय का एक प्रस्ताव ला रही है। उधर आपसू ने कहा है कि वो नागा शांति वार्ता के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस मामले से संबंधित पक्षों में राय ली जानी चाहिए। बोडो का जो प्लान जो है अरुणाचल में आ रहा है, असम में आ रहा है, मणिपुर में आ रहा है, तो आपसू की तरफ से भी हम लोग स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है कि अरुणाचल का एक भी जमीन वह इंक्लूड नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अगर इंक्लूड करेगा तो हम लोग का मकसद रहा है कुछ भी डिसीजन बहुत बुरा हो, ये क्लियर है। इसलिए नागा पीपल को हम लोग रेस्पेक्ट करता हूँ। नागा का पीस के लिए बात कर रहा है, हम लोग खुश हैं, लेकिन किसी भी लैंड को अरुणाचल का एक भी इंच को छेड़खानी नहीं करना चाहिए। देश में कोविड-19 के कुल संक्रमण के मामलों की तुलना में इस समय लगभग 3.5 गुना लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 25 दिनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर ताज़ा मिले मामलों का 100% है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 76.30 हो गई है। अब तक किए गए एहतियाती उपायों के कारण 24,67,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 63,000 से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमण लोगों की केवल 0.2% मरीज वेंटिलेटर पर है और मात्र 2% लोग आईसीयू में है। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.84% पर आ गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इस समय देश में संक्रमण से 7,0267 सक्रिय मामले हैं। कल देश भर में 1,059 मौतें के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या 59,449 हो गई है। राज्य में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 100 और नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस दौरान कोविड की 81 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 899 हो गई है। कल आए 100 मामले 14 जिलों से दर्ज किए गए हैं। इसमें ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा 23 मामले, ईस्ट सियांग से 16 और चांगलांग से कोविड-19 के 13 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 2,500 से ज़्यादा कोविड के मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 72.50% है। प्रदेश में कोविड-19 की जांच के लिए लगभग 1.5 लाख लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। बीएसएनएल के अनुबंधित और अशंकालिक कर्मचारियों द्वारा अपने बकाये वेतन के भुगतान को लेकर राज्य में पिछले कुछ समय से धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। राजधानी ईटानगर के बीएसएनएल के मुख्य कार्यालय में कल बहुत से अशंकालिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया
और अपने बकाये वेतन और पारिश्रमिक का तुरंत भुगतान कराए जाने की मांग की। बीएसएनएल के महाप्रबंधक ए श्रीराम ने कहा है कि बकाये की समस्या स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि केंद्रीय मुख्यालय की ओर से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हमें क्योंकि 17 महीना 18 महीना पेमेंट नहीं मिले, उसके लिए आप कुछ एडजस्ट तो करिए, उपाय तो करिए। वो बोल रहा है जब तक सेंटर से पान नहीं आएगा तब तक मेरा कुछ उपाय नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसे बोल रहा है। 17 महीना जगह में 2-3 महीना का पेमेंट रिलीज करते जाना, धीरे धीरे पेमेंट रिलीज करते जाएगा, तब हम लोग को सॉल्व भी होते जाएगा। ऐसे क्योंकि ऐसे भी नहीं, हम लोग को टोटली पेमेंट को बंद कर दिया है। अब जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा हम लोग भी स्ट्रिक वो ऐसे जारी रहेगा। हमने तो ये ऑफिस से जितना भी उनका बिल है समय में हम यहाँ से क्लियर करके हायर ऑफिस को भेजा है, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस में अभी फंड नहीं होने का कारण उन लोग का वेजेस अभी तक दिया नहीं है। और अभी ये ऑल इंडिया में ही ये प्रॉब्लम है। बीएसएनएल अभी उनका फाइनेंशियल जो कंडीशन है काफ़ी ख़राब है, उसके कारण इनको समय में पे नहीं कर पा रहा है, वही रीज़न है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। लॉकडाउन के दौरान 6 महीनों तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है। न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसके तहत पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। अदालत ने कहा है कि सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए। केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधित्व करते हुए महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा है कि एक नियामक के रूप में बैंक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक परेशानी झेल रहे हैं। खाताधारकों की पहचान करने के बाद उन्हें कम ब्याज दरों की राहत प्रदान कराया जाएगा। असम में बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल विभिन्न विभागों के साथ आज गुवाहाटी में बैठक कर रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 6 सदस्यीय दल कल से 2 दिन तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगा। इस वर्ष राज्य में 3 बार आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए। असम सरकार ने केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति के लिए 2300 करोड़ रुपए की मांग की है। बाढ़ के पानी से सड़कों, पुलों और तटबंधों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उधर बिहार में अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा नदी का पानी पटना, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया जिले में निचले इलाकों में भर गया है। नदियों के किनारे रहने वालों को ऊपरी स्थानों पर पहुंचाया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 26 टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। इस बीच मौसम विभाग जलग्रहण इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। साहसिक कार्यों के क्षेत्र में लैंड एडवेंचर के लिए अरुणाचल प्रदेश के ताका तामुत को इस साल शेरिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्चुअल समारोह के जरिए ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन से प्रदान करेंगे। पुरस्कार प्राप्त ताका तामुत राजधानी के NIC सेंटर में उपस्थित होकर वर्चुअल समारोह में पुरस्कार ग्रहण करेंगे। दूरदर्शन में बातचीत में श्री तामुत ने पुरस्कार के लिए चुने जाने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि उन्हें राज्य में पहाड़ों और पर्वतारोहियों से प्रेरणा मिलती है। जी, ये पेंडेमिक आगे आई फील सो अनलकी, क्योंकि प्रेसिडेंट को मिलना ही हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा बात है। तो यहाँ जो सेक्रेटरीट NIC ऑफिस में वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस टाइप होके प्रेसिडेंट वहाँ से फेलिसिट करेगा। रियली आई एम वेरी हैप्पी। ये हम लोग को जो एडवेंचर जॉन्की है, जो एडवेंचर झील रखता है, जिसको करने मन है, उसके लिए वो ये हाईएस्ट अवार्ड है। तो हाईएस्ट अवार्ड तो हम लकी भी है, हमको मिला है, तो रियली हैप्पी। यहाँ पे अरुणाचल में इतना दिग्गज बहुत बड़ा बड़ा माउंटेनर है। गुजरात के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के बीच कुछ मनोरम दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मेहसाणा जिले के स्थित मोढेरा के सूर्य मंदिर का एक खूबसूरत दृश्य साझा किया है। पुष्पवती नदी के किनारे स्थित यह मंदिर शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।